हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञानशाला में। सर आईएएस मैगजीन के अध्ययन के क्रम में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट को देख रहे हैं। आज हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणुरोधी प्रतिरोध। टॉपिक को जानने से पहले देख लेते हैं कि इसके समाचार में बने रहने का कारण क्या है। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट ग्लोबल डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट ग्लोबल एएमआर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के साथ मिलकर निकाली है। रिपोर्ट से रिलेटेड अन्य तथ्य कौन से हैं, एक बार इसे देख लेते हैं। ये रिपोर्ट एएमआर की निगरानी और प्रबंधन करने वाले G7 देशों के लिए है। ग्लोबल एएमआर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है इसके संबंध में देखते हैं। देन फिर देखेंगे कि रिपोर्ट के विषय में क्या है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, वो अपनी बॉडी में इस तरह के परिवर्तन कर लेते हैं कि उनपे किसी भी तरह की जो मेडिसिन होती है उन पे असर नहीं करती है। तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जब जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ अपने अंदर इस तरह के बदलाव कर लेते हैं, या बदलाव से मतलब है म्यूटेशन, बदलाव कर लेते हैं कि उन पर रोगाणुरोधी दवाइयों का कोई असर नहीं होता, तब इस स्थिति को एएमआर कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। बदलाव का मतलब है म्यूटेशन, दैट मीन्स जो माइक्रोब्स है उनके डीएनए में बदलाव। एक छोटा सा एग्जांपल है, सपोज जैसे कोरोना के टाइम पे भी हमने देखा था, कोविड में भी हमने देखा था कि कोरोना का पहला वेरिएंट V1 था, देन आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा था, वेरिएंट आपका V2 हो जा रहा था। तो इस चीज को डायग्नोस करना भी टफ हो रहा था और इनके लिए इलाज करना भी टफ हो रहा था। तो जो V1 से V2 में चेंज होना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये म्यूटेशन प्रोसेस कहलाती है। और इसमें क्या होता है, आपका डीएनए चेंज होता है। तो इस तरह के जो व्यापक परिवर्तन होते हैं जिससे आपका जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपने आप में बदलाव कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन पे मेडिसिन का असर नहीं होता। जो मेडिसिन वेरिएंट, सपोज वेरिएंट V1 के लिए कोई मेडिसिन M1 बनी होगी, तो उसका असर V1 में ही होगा। जब हम इसे V2 के लिए यूज करेंगे तो जो उसका इफेक्टिवनेस होगा वो कम हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ मेंशन है कि उन पर रोगाणुरोधी दवाइयों का कोई असर नहीं होता है, तब इस स्थिति को एएमआर कहते हैं। इस स्थिति में संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी के फैलने गंभीर रूप लेने तथा मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार हमने देख लिया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपके परीक्षा की दृष्टि से, कि जीवाणु भी हो सकते हैं एमआर के लिए, वायरस भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है और परजीवी भी हो सकता है। उनमें उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, म्यूटेशन की प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो। और इस स्थिति में क्या होगा, जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं या विषाणु रोधी हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, उन पर उनका असर नहीं हो रहा। इसलिए कोरोना का जब वैक्सीन बन रहा था उसमें एक ही चैलेंज ये भी था कि जो वेरिएंट है वो तेजी से चेंज हो रहे थे, और इस वजह से जो वैक्सीन थी वो उसकी इफेक्टिवनेस भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इस स्थिति में दवाइयां अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण शरीर में बना रहता है और दूसरों को फैलने का भी खतरा बना रहता है। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। उदाहरण उदाहरण के लिए क्लेवेसिएला निमोनिया पर कार्बोपेनिम और तीसरी पीढ़ी के, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तीसरी पीढ़ी के सेफोलोस्पोरिन दोनों दवाओं का असर नहीं होता है। तो अब हम देख लेते हैं एएमआर के कारक क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो उत्पन्न होती है। सबसे पहला पॉइंट है रोगाणुरोधी दवाओं का दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग। जब एंटीबायोटिक्स है या ऐसी मेडिसिन जो आपके विषाणु या इन डिजीज को क्योर करती है, अगर वो मेडिसिन ज्यादा मात्रा में ले ली जाए
तब भी बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं, वो क्या करेंगे, जो डिजीज कॉज करने वाले हैं, वो प्रतिरोधी हो जाते हैं उन मेडिसिन के लिए। फिर सेकंड, इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि सपोज किसी मेडिसिन का कोर्स आपका 6 मंथ के लिए है और कोई पर्सन 6 मंथ तक मेडिसिन नहीं ले रहा है, तो इससे भी क्या होगा कि जो बॉडी है, बॉडी में जो माइक्रोब्स है किसी भी रोग के लिए, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और उनको असर नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी मेडिसिन होती है उनके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। जैसे टीबी की मेडिसिन के लिए टाइम पीरियड फिक्स है कि इतना ही मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी। फिर सेकंड रीजन है स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और फॉर्म्स में संक्रमण और बीमारी रोकथाम और नियंत्रण की खराब व्यवस्था। इसमें सिंपल ये है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, तो हॉस्पिटल्स में अगर क्लीनिंग नहीं है तो वो भी एक फैक्टर है कि उसकी वजह से भी डिजीज होंगी, उसकी वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। थर्ड पॉइंट है मनुष्य और पशुओं दोनों के मामले में स्वच्छ जल, सफाई और स्वच्छता की सीमित उपलब्धता। एंड अगर हम सेकंड वाला पॉइंट दोबारा से देखें, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और फर्म्स में संक्रमण और बीमारियों रोकथाम नियंत्रण की खराब व्यवस्था। यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, कोविड-19 के टाइम पे देखा था कि हॉस्पिटल्स क्या कर रहे थे, जो मास्क है या जो यूज्ड आपके इंजेक्शंस वगैरह है, उनको ऐसे ही डंपिंग ग्राउंड में फेंक दे रहे थे, ऐसे फेंक दे रहे थे। उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ रहा था। तो ये भी एक रीजन था। इसके संबंध में सरकार द्वारा कदम भी उठाए गए थे ताकि उनको सही से समाप्त किया जाए। थर्ड पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाओं, टीका और क्लिनिकल सेवाओं की सीमित उपलब्धता। जागरूकता और जानकारी का अभाव, ये बहुत आपका ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जागरूकता और जानकारी, मेडिसिन सही लेने के का भी एक वो हो सकता है, रीजन हो सकता है कि जागरूकता ना होने के कारण मेडिसिन हम प्रॉपर नहीं ले रहे, टाइम से नहीं ले रहे, प्रॉपर कोर्स नहीं कर रहे। उसके बाद हो गया कानून का प्रभावी रूप से लागू ना होना। फिर रोगाणुरोधी यहाँ पे गिवन है, रोगाणुरोधी। और यहाँ पे आपका जैसे एंटीबायोटिक्स है, उसमें कौन कौन से डिजीज आपकी बैक्टीरिया के कारण होती है या कौन से डिजीज आपकी वायरस के कारण होती है, ये चीज इस बॉक्स में गिवन है। फिर भारत में एएमआर की स्थिति क्या है, यहाँ पे कुछ आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। भारत उच्चतम एंटीबायोटिक्स खपत और उच्चतम एएमआर वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। ये प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एएमआर के परिणाम गिवन है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के वजह से क्या क्या समस्याएं, कौन कौन सी चुनौतियां देखने के लिए मिलती हैं। सेकंड लाइन दवाओं की उच्च लागत के कारण चिकित्सा की लागत अत्यधिक बढ़ जाती है। इसमें ये पॉइंट गिवन है सेकंड लाइन दवाइयां। इसका मतलब है कि सपोज वेरिएंट V1 आया होगा, उसके लिए कोई मेडिसिन बनी होगी M1। फिर उसके बाद V1 ने अपने आप को चेंज किया होगा, सपोज वेरिएंट V2 में आया, मेडिसिन उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए M2 में पहुंची। तो इससे क्या हो रहा है कि मेडिसिन जितना जितना आगे आपकी न्यू जनरेशन की आएगी, वो पेटेंट वाली मेडिसिन होंगी। और पेटेंट वाली मेडिसिन आपकी महंगी होती है, इस वजह से क्या होगा, ये मेडिसिन आपकी महंगी हो जाएंगी। रोगी को लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेडिसिन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो चुकी है। और इससे क्या होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जो पुअर पीपल्स होंगे वो और ज्यादा पुअर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो ज्यादा से ज्यादा खर्चा है वो दवाइयों पे जाएगा। मृत्यु दर में वृद्धि होगी। सुपरवक्स एक पॉइंट गिवन है यहाँ, सुपरवक्स का उदय। तो सुपरवक्स क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। यह एक रोगाणु है जिसने कई दवाओं के लिए प्रतिरोध विकसित कर लिया है। तो एक ऐसा आपका रोगाणु, माइक्रोब, जिसने बहुत सारी मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो, तो उसको सुपरवक्स बोलते हैं। आर्थिक लागत होगी, मेडिसिन की होगी, सरकार को भी खर्च करना पड़ेगा, तो वो आर्थिक लागत में काउंट हो जाएगा। आइए अब जो रिपोर्ट आई थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग WHO और एजेंसी के द्वारा, इसके बारे में देखते हैं। ग्लोबल एएमआर रिपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के बारे में। यह कुछ देशों, गैर सरकारी, दानकर्ता संगठन और अंतर सरकारी संगठनों के बीच एक साझेदारी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये रिपोर्ट है, यह आपके प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इसमें आपका
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें कंट्रीज भी है, इसमें एनजीओज भी हैं आपके इसमें, तो ये पूरा का पूरा संगठन मिलके बना हुआ है, क्योंकि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो उस समय क्या होगा, सिर्फ गवर्नमेंट ही इतना ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है उतना सहन नहीं कर सकती, इसलिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी इसमें संगठन में लाने की आवश्यकता होती है। यह रिपोर्ट इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसे वन हेल्थ अप्रोच का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर एएमआर से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वन हेल्थ अप्रोच। ये हम मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है? वन हेल्थ अप्रोच का मतलब है कि जब हम इस तरह की नीतियां बनाएं जिसमें हमारा आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष एज वेल एज जो इन्वायरमेंट है उन सबको भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो वो वन हेल्थ अप्रोच हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्यों? क्योंकि आज के डेट में क्या है कि जैसे ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, फॉरेस्ट को कट कर दिया है, और फॉरेस्ट कट करके वहां हम क्या बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम जो ह्यूमन बींग्स है वो एनिमल्स के जो जंगल में रहते हैं उनके क्लोज हो रहे हैं। तो एक तो प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, लड़ाइयां बढ़ रही हैं। और सेकंड क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी डिजीज को उत्पन्न करते हैं, वो बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स के बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो जो कि डिजीज या और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम जूनेटिक डिजीज बोलते हैं। तो ग्लोबल जो एएमआर है उसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू किया गया है। सेकंड क्या है, समन्वय और सहयोग में सुधार करना। समन्वय और सहयोग में सुधार से कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि कोई भी एक एजेंसी या कोई भी एक राष्ट्र अकेले इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या समझाया। फर्स्ट थिंग हमने डिस्कस किया कि एएमआर ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में बना रहने का कारण देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एएमआर होता क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एएमआर को उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं एएमआर को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से ग्लोबल लेवल पर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इसमें सेकंड जो पॉइंट है, अवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेस वॉच रिजर्व टूल, इसे डब्ल्यूएचओ की आवश्यक दवाओं की सूची के निर्माण हेतु विकसित किया गया है। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये डब्ल्यूएचओ द्वारा क्रिएट किया गया है। एक्सेस वॉच एंड रिजर्व, इसका विकास एंटीबायोटिक्स के प्रति बढ़ते प्रतिरोध को रोकने और उनके उपयोग को सुरक्षित एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जनरली क्या होगा कि जो भी इसमें ये इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि जिन राष्ट्रों में भी एंटीबायोटिक्स, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो एंटीबायोटिक्स किस तरह से मार्केट में आती है, किस तरह से उसका यूज होना चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। फिर सेकंड है आपका ग्लास का प्रारंभ, डब्ल्यूएचओ का ही कार्यक्रम है। इसमें लिखा है वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम ग्लास। तो प्री की दृष्टि से ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि अवेयर योजना और ग्लास योजना कौन सी संस्था की है, तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यूएचओ। इसके संबंध में भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। भारत द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है। ये एकीकृत वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना शामिल है। फिर उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन आ गया। फिर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है यहाँ, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लिए गए। एक तो इनिशिएटिव है आपका रेड लाइन कैंपेन करके। आपका जब ये मेडिसिन के जो पैकेट्स होते हैं, उनके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, उनके रैपर्स में ही, पैकेट्स में ही लिखा हुआ रेड मार्क लगा हुआ होता है। ये रोकने के लिए ही, जागरूकता फैलाने के लिए बना हुआ है। फिर इसके संबंध में रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। इसको मानवता के समक्ष 10 वैश्विक लोक खतरों में से एक माना गया है, और एचआईवी और मलेरिया से होने वाले
मृत्यु से भी कई अधिक है। अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव बताया गया है कि 2050 तक लगभग 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। रिपोर्ट बताती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी भी हम अपर्याप्त हैं, या उतना जितना रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की उतनी रिक्वायरमेंट अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। नई एंटीबायोटिक्स के विकास से आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी नई एंटीबायोटिक्स बनेगी तो उसमें पेटेंट होगा और पेटेंट के कारण मेडिसिन महंगी हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि मेडिसिन इतनी महंगी जाए लोगों तक। तो इस वजह से क्या होगा, जो नई मेडिसिन बनती है उसका आर्थिक लाभ नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो जो आगे इन्वेस्टमेंट क्या होगा ऐसी स्थिति में और कम हो जाएगा। एएमआर के लिए उत्तरदायी अन्य कारक देखते हैं। ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, इसमें क्या होगा कि जनरली एक तो एएमआर अन्य कारणों से बढ़ रहा है, और क्या कारण है जो इस स्थिति को और बड़ा करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास होगा, इससे क्या होगा कि सपोज कोई बैक्टीरिया बी वन है, उसको बैक्टीरिया कोई दूसरा बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया बी वन है, उसको कोई वायरस बी वन अटैक करके किल कर देता है, लेकिन हमने इस वायरस बी वन को ही किल कर दिया है, तो इससे क्या होगा, ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करने लगेगा। तो जैव विविधता का ह्रास, प्रदूषण एंड जलवायु परिवर्तन। फिर प्रदूषण और एएमआर, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो एएमआर को बढ़ा देते हैं। कोविड-19 महामारी और एनिमल्स, इसमें पॉइंट गिवन है मानव उपयोग के लिए पाले जाने वाले पशुओं में एंटीबायोटिक का उपयोग। अब एनिमल्स में जब एंटीबायोटिक्स का हम उपयोग करेंगे एंड उसके बाद हम एनिमल्स का ही कंजप्शन करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, ह्यूमन बींग्स में एंटीबायोटिक्स जो होंगी, मेडिसिन होंगी, वो आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एएमआर का एक रीजन बनता है। एएमआर को नियंत्रित करने के लिए सुझाव, पर्यावरण संबंधी शासन, योजना निर्माण और विनियामकीय ढांचे में सुधार करना। दैट मीन्स पर्यावरण संबंधी जो शासन है, जो गवर्नेंस है, उनके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बन रही है, जो रेगुलेशंस है, वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जा सके। इसी संबंध में स्वीडन ने विश्व का पहला एम्बेसडर, एएमआर एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी भी किसकी होनी चाहिए, आपके उत्पादकों की होनी चाहिए। उत्पादकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से मतलब है कि अगर कोई मेडिसिन आपकी उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, तो क्या सिस्टम है कि उन एक्सपायरी डेट्स की मेडिसिन को वापस लेकर आने का। तो इस स्थिति में उत्पादकों को हम अकाउंटेबल बना सकते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ सेट कर सकते हैं, ताकि जो एक्सपायरी मेडिसिन है वो आपकी इन्वायरमेंट में न जाए, हमारी वाटर बॉडीज में न जाए, वो उनको वापस ले लिया जाए और उनको अच्छे से समाप्त कर दिया जाए। थर्ड पॉइंट गिवन है, एएमआर को बढ़ावा देने वाले प्रदूषकों की पहचान करना और उनका निवारण करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिपोर्टिंग, निरीक्षण और निगरानी में सुधार करना। प्रॉपर आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ये रिपोर्टिंग एक सोशल लेवल पे भी हो सकती है, जहां अगर व्यक्ति विशेष अपने समुदाय में या अपने अपने जहां वह रहते हैं उनके आसपास इस तरह की क्रियाओं को देखे कि मेडिसिन, आपके डॉक्टर जो आपके हॉस्पिटल्स है वो मेडिसिन ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो इस संबंध में भी उनको आवाज उठाने की आवश्यकता है। देन वित्त पोषण, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। उसके बाद है बहुक्षेत्रीय वन हेल्थ रिस्पॉन्स, इसमें हम सारे के सारे अगेन हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज और बनी हुई है आपकी, पादपों में कवक जनित रोग, प्लांट्स में जो आपकी कवक के कारण डिजीज होती है उनके बारे में गिवन है। इसमें ये मेंशन है कि सबसे ज्यादा जो प्लांट्स में डिजीज होती है वो कवक के कारण होती है। इसमें गिवन है आपका, नेचर जर्नल में ये रिपोर्ट आपकी आई थी कि फसलों में लगभग 10 से 23% तक का जो नुकसान होता है वो कवक जनित रोगों के कारण होता है। फिर इनके नेम इंपॉर्टेंट है, जैसे राइस ब्लास्ट फफूंद, वीट स्टेम रस्ट, कॉर्न स्मट, सोयाबीन रस्ट
आलू लेट ब्लाइट, ये आपके पीसीएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी भी इस तरह के प्रश्न अब पूछने लगा है, तो ये नेम हमें पता होने चाहिए। कवक रोग के बारे में बता रखा है कि कवक क्या होता है। कवक एक कोशिकीय भी हो सकता है या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और मैक्सिमम जो डिजीज होंगी प्लांट्स में वो इनकी वजह से होती है, या नेम गिवन है। फिर उसके बाद कवक जनित संक्रमण से जुड़ी चिंताएं, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट्स है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एएमआर के भी पॉइंट्स ये थे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सारे के सारे वे हैं जो इन डिजीज को और ज्यादा बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो जो डिजीज होंगी वो आपकी इक्वेटर वाले रीजन से आपके पोल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। ये पॉइंट यहाँ पे गिवन है। बढ़ते तापमान के कारण कवक जनित संक्रमण तेजी से ध्रुवों की ओर फैल रहे हैं। इस संक्रमण को ध्रुवों की ओर फैलने की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति वर्ष है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपका चाहे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो या एग्रीकल्चर पैटर्न हो या रेन का पैटर्न हो, वो सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वजह से डिजीज बढ़ती जाएंगी। फिर इसमें और भी गिवन है आपका, जैसे उच्च तापमान के कारण भी नए वेरिएंट के विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। मोनोकल्चर प्रोसेस के कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कृषि में कवक रोधियों के उपयोग में होने वाली वृद्धि से कवकनाशी के प्रति अधिक प्रतिरोधी रोग जनकों का विकास हो रहा है, और फसलों में कवक जनित रोग खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इस पूरे में से जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको कुछ ही पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट दिखते हैं। जैसे कवक के कारण मैक्सिमम डिजीज होती है, नेम ऑफ डिजीज जो कि इनकी वजह से होती है, और थोड़ा कवक के बारे में जानकारी। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला।